क्या है? स्टार्ट है? ठीक है। गुड आफ्टरनून। आज क्लास जो है थोड़ी देर से स्टार्ट हो पाई। वजह ये थी कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से क्लास में डिले हुआ। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था पढ़ना, हम लोगों ने लोकल बॉडीज देखना स्टार्ट किया था और हमने कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं, और इसलिए आप लोगों को यहाँ से आने वाले क्वेश्चन को लेकर बिल्कुल ही ज़्यादा जो है अवेयर होना चाहिए और मालूम होना चाहिए कि क्वेश्चन यहाँ से कैसे आते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं, प्रीलिम्स में हमने आपको बता दिया था, मेंस के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज की अचीवमेंट्स क्या रहे, उपलब्धियाँ क्या रही हैं। तो एक तो सिंपल कुछ हमारे पास लॉजिक या आर्गुमेंट होते हैं जिनको हमें अपने आंसर में देना ही देना है। क्वेश्चन आया पंचायती राज का अचीवमेंट क्या रहा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इंप्लीमेंट होने के बाद, अचीवमेंट ऑफ पंचायती राज क्या रहे। तो हमारे पास 4-5 पॉइंट हैं कि हमने कहा पहले तो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी वहां पर पहुंची, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर यहां पर देखा गया, जो पार्टिसिपेशन, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल था वो देखा गया। यहाँ पर 34 लाख रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो आज इलेक्टेड हो रहे हैं, जिनमें 14 लाख विमेन हैं। तो ये अपने आप में जेंडर एम्पावरमेंट को भी रिफ्लेक्ट करता है और यह हमारे रिपब्लिक को वह ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा जो है रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। दूसरा यहाँ पर है कि एक थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट, जिसको मल्टी लेयर जो फेडरलिज्म है हम कह सकते हैं, कि यह थर्ड लेयर गवर्नमेंट यहाँ पर आया और इस थर्ड लेयर गवर्नमेंट ने लोकल नीड के अकॉर्डिंग लोकल जो इशूज थे उनको एड्रेस किया, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया और वहाँ के अकॉर्डिंग जो है वह प्लान पॉलिसी बनाई गई। इसलिए ये डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को रिफ्लेक्ट करता है, ये बॉटम टू टॉप अप्रोच को रिफ्लेक्ट करता है कि लोकल नीड को लोकल लेवल पर जो है जाकर हम एड्रेस कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा हमने कहा कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज बहुत सी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स, जितने भी प्रोग्राम्स वो चल रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं, उन सब को कंडक्ट कराने का, इम्प्लीमेंट करने का जो बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो मेन आज जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या म्यूनिसिपैलिटी हो चुकी हैं। और इनके साथ साथ हमने कहा ये रूरल एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा जरिया बन चुका है, क्योंकि जो है ये सारा डेवलपमेंट जो है रूरल सोसाइटी को काफ़ी मजबूत कर रहा है। और हमने कहा कि पंचायती राज ने एक बहुत बड़ा जो चेंज लाया, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन के रूप में ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को चेंज करके न्यू लीडर को इमर्ज कराया। क्योंकि पहले जो लीडर हुआ करते थे गाँव में, देखा जाता था कि वो कास्ट बेसिस पर या कम्युनल बेसिस पर देखे जाते थे, लेकिन अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वेमेन जो ट्रेडिशनली लीडर नहीं माने जाते थे, आज वो लीड कर रहे हैं। तो इसने एक बहुत बड़ा चेंज इस रूप में लाया और साथ ही साथ सोशल और जेंडर जस्टिस को यहाँ पे लाया, जिससे डिप्राइव्ड क्लासेस की वॉइस जो हैं वो मेन स्ट्रीम में वो एड्रेस की जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, रिकॉग्नाइज की जा रही हैं। तो ये तो बेसिक आर्गूमेंट हो गए। दूसरा तरीका ये होता है आंसर बेहतर लिखने का कि आपके पास, देखिए आर्गूमेंट अगर आपके पास हैं तो आंसर राइटिंग का कोई फॉर्मेट बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। जैसे आप में से बहुत से लोगों के लिए दिमाग में ये रहता है कि यार आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं, लेकिन अच्छा लिख पा रहे हैं, नहीं लिख पा रहे हैं, हम लैंग्वेज फॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। बेसिक चीज़ समझिएगा, 200 वर्ड्स में, 150-125 वर्ड्स में आपको अगर चीज़ें लिखनी है तो आप लच्छेदार भाषा में चीज़ें नहीं लिख सकते, आप अलंकारिक भाषा में नहीं लिख सकते। वो चीज़ आपका ऐसे में दिखेगा, वो निबंध में दिख सकता है, थोड़ा बहुत ऑप्शनल में दिख सकता है, जो बड़े वाले जो मार्क्स होते हैं 250 वर्ड्स या 300 वर्ड्स से, वहां आप लैंग्वेज पे बहुत ज्यादा फोकस कर सकते हैं। यहां लैंग्वेज से ज्यादा टेक्निकली जो साउंड होगा वो यहां लीड करेगा। जो मेंस का आंसर राइटिंग जीएस का होता है, जिनके पास टेक्निकल टर्मिनोलॉजी होती हैं, जैसे हमने कहा रूरल एम्पावरमेंट, जेंडर जस्टिस, डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, बॉटम टू टॉप अप्रोच, ये टेक्निकल वर्ड्स हैं जिनसे आप बहुत सी चीजों को समेटकर आप बहुत कम शब्दों में बातों को लिख सकते हैं। तो यहां पर आर्गुमेंट होने चाहिए, अच्छे आर्गुमेंट हैं तो बाकी सारी चीजें मायने नहीं रखती। 20-25 वर्ड्स में मैक्स टू मैक्स आपका एक इंट्रो होता है। इंट्रो आपके क्वेश्चन से ही निकलता है, जो आपको क्वेश्चन दिया गया उसका अपना एक बैकग्राउंड होगा या उसका करंट से कोई रेफरेंस होगा, आप उसको एज इट इज वहां पर शुरू कर दीजिए। क्वेश्चन पूछा गया पंचायती राज सिस्टम के क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए उसके अचीवमेंट्स को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एक तरीका बता दिया
कि 92 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, या लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी ने इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात की और 73rd में ये देखा गया और उसके थ्रू इसे थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट के रूप में स्टेब्लिश किया गया। अब अपने इंट्रो में एक केवल आपने थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट या मल्टीलैटरल फेडरलिज्म या कोई एक टेक्निकल वर्ड्स वहां पे डाल दिया। एक दूसरा तरीका है कि इसका बेसिक थीम कहां से आया था, गांधी जी का थीम था, तो आपने सीधे सिंपल लिखना स्टार्ट किया, गांधी के स्वराज्य के या राम राज्य के आदर्शों के अनुरूप पंचायती राज सिस्टम को इस तरीके से इंप्लीमेंट किया गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू। या फिर चौथा, इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं, इसके जो गोल हैं, उनको लेकर आपने लिखना स्टार्ट कर दिया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देते हुए इसे अलग अलग स्टेट के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया और अपने 25 इयर्स के जर्नी में पंचायती राज ने बहुत से जो है वह ट्रांसफॉर्मेशन जो है रूरल सोसाइटी में लाने का काम किया है। तो एक सिंपल हो गया। या करंट का कोई चीज अगर आ रहा हो, जैसे अभी मान लीजिए कि एक रिपोर्ट आई थी कि पंचायती राज सिस्टम में बहुत से स्टेट ने पावर डिवॉल्व नहीं किए। 2015-16 का एक रिपोर्ट था वो डिवोल्यूशन ऑफ पावर पर, तो आपने वहां पे लिखा कि रिसेंटली जो है पंचायती राज जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर जो रिपोर्ट आई और उसमें बताया गया कि कोई भी स्टेट ने 100% पावर डिवॉल्व नहीं किया है। इससे पंचायती राज के अचीवमेंट पे क्वेश्चन मार्क लगता है, लेकिन इसके बावजूद पंचायती राज की अचीवमेंट ये रहे या पंचायती राज के शॉर्टकमिंग्स या कमियां जो है वो इस रूप में रही। तो बहुत सिंपल सा इंट्रो आपको वहां पर एक लिखना है। या फिर अभी कोविड के दौर में हमने कहा करंट से जितना अपडेटेड रहेंगे आप, वो क्लास में नहीं हो पाएगा, क्योंकि करंट तो हर रोजाना कुछ न कोई नई चीज आ रही है। तो एक साल पुराना करंट से अच्छा है कि अगर आपको 1-2 महीने के अंदर कोई करंट की चीज मिलती है पंचायती राज सिस्टम को लेकर, जैसे अभी यूपी गवर्नमेंट ने वो पंचायती राज सिस्टम के रूप में ब्लॉक पंचायतों के लिए फंड रिलीज किया है और उन्होंने कहा कि हम इसको जो है वो मेन जो है इंस्टीट्यूशन के रूप में, गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन के रूप में देखेंगे। अब यूपी गवर्नमेंट ने ये एक डिक्लेरेशन किया। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ यूपी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या कर रही हैं उनका आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हैं, लेकिन बायस्ड होकर एग्जामिन करेंगे तो आपका आंसर कभी अच्छा नहीं होगा। तो आपको बहुत ज्यादा सधे हुए तरीके से अपने आंसर लिखने हैं। कई बार आपका गवर्नमेंट पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं होता है, या जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है आपको पॉलिटिकली आप उसको लेकर जो है वहां पर बहुत क्रिटिकल हैं और आपको लगता है कि गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल खराब काम किया है, ऐसे गवर्नमेंट तो होनी नहीं चाहिए। ये आपका अपना सोच है, इंडिविजुअल पर्सनल ये ओपिनियन है और इसमें कोई गलत नहीं है। आप जो भी सोच रहे हैं कोई ना कोई आर्गुमेंट आपके पास भी होगा, जो लोग सही ठहरा रहे होंगे उनके पास भी आर्गुमेंट होगा। सवाल इस चीज का है कि क्या हमें एग्जाम के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी है, इस चीज को आपको समझना होगा। हम गवर्नमेंट की अगर स्कीम्स की तारीफ करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बायस्ड हैं और प्रो गवर्नमेंट हैं, या हम अगर गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम एंटी गवर्नमेंट हैं। ये ध्यान रखिएगा कि एक सिस्टम है, आज गवर्नमेंट किसी और की है, कल को किसी और की रहेगी, उसके भी विरोधी उसके भी समर्थक रहेंगे। तो सवाल इस चीज का नहीं है कि वहां पर पॉलिटिकली बायस्ड होकर और बहुत ज्यादा क्रिटिकल इमोशनल आंसर नहीं लिखना है, लॉजिकल रेशनल आंसर आपको लिखना है। तो उसको ध्यान में रखिएगा। तो ये जितने पॉइंट्स बताए हैं, अगर इनसे रिलेटेड कोई भी करंट का आया, जैसे कोविड के इरा में पंचायतों ने मेन जो है गवर्निंग इंस्टीट्यूशन के रूप में काम किया है, आप यहां से भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक इंट्रो और उसके बाद सीधे आपके तो आर्गुमेंट आ जाएंगे, आपके पास तो स्पेस ही नहीं है। 4 पॉइंट आपने बताया, फिर बताया गया भाई चैलेंजेस क्या हैं, कहां पे ये फेल रहा है, पंचायती राज सिस्टम कहां पे फेल रहा है। तो सिंपल एक तो 3F याद रख लीजिए कि फंक्शन अभी तक आ नहीं पाए, इनके पास तो पावर ही नहीं है, फंक्शनरी ही नहीं है, अपने कर्मचारी ही नहीं है और फाइनेंस नहीं है, पैसा नहीं है। तो ऐसे भी ये कैसे काम कर पाएंगे, सिंपल सा मतलब है। तो क्या होना चाहिए, इनका अपना रेवेन्यू सोर्स होना चाहिए, ये सब बातें अभी हम लोग करेंगे। तो एक तो हमने कल चैलेंजेस वगैरह की बात की थी कि किस तरीके के चैलेंजेस इनके सामने हैं, कहां पे ये फेल हुआ है। फिर हमने एक टॉपिक ऐसे ही उठाया था कि एक क्वेश्चन और बनता है कि पंचायती राज सिस्टम ने वह विमेन जो है उनको किस तरीके से एम्पावर्ड किया है और वहां पर क्या क्या चीजें हुई हैं। तो कल हमने कहा कि भाई अगर हम देखें तो इसके बहुत फेवर में चीजें बोली जा सकती हैं। 14 लाख रिप्रेजेंटेटिव आज देखे जा रहे हैं और महिलाओं की सहभागिता बढ़ी है, पार्टिसिपेशन बढ़ा है, उनका सोशल इन्फ्लुएंस बढ़ा है, उनको रोल मॉडल के रूप में देखा जा रहा है। विमेन एज अ ग्रुप उनके कॉन्फिडेंस में जो है इंक्रीज हुआ है, ट्रेडिशनल जो रोल उनका है वो बदला है, आज एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी उनकी बन रही है, सोशल एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ रही है।
आज वे अपने राइट्स को लेकर बहुत अवेयर हुई हैं, वोकल हुई हैं, ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं, और ये सब पंचायती राज सिस्टम की वजह से हुआ है। जो विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रही हैं, ये बड़ा अचीवमेंट है, और नेशनल पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं उनका एक बेस बन रहा है एंट्री करने का। लेकिन अगर हम कहें कि जेंडर जस्टिस क्या हो चुका है पंचायती राज व्यवस्था की वजह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या है? हमने कहा रूरल सोसाइटी में अभी भी पैट्रियार्कल माइंडसेट है, अभी भी विमेन को वो सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिला है, अभी भी पति प्रधान का कंसेप्ट चल रहा है, पुरुषों के दायरे में रहकर उन्हें काम करना पड़ता है। विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत ज्यादा इनसिक्योर होती हैं, चारों तरफ जो है उनको थ्रेट मिलते हैं, और ऐसे में उनका जो एक इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड वहां पर होती है। दूसरा एक बहुत बड़ा समस्या है डबल बर्डन का, फैमिली डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों वहां पर होता है, और इससे उनके हेल्थ और उनकी वर्क इफिशियंसी पे भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहा कि अभी भी जो रिजर्व सीटें हैं, अमूमन देखा जाता है कि विमेन वहीं पर जो है वो यहां पर जो है चुनाव जीतती हैं। अब हमने कहा कि स्थानीय जो बॉडीज हैं, लोकल बॉडी हैं, पंचायती राज हैं या नगर पालिकाएं हैं, तो स्थानीय निकाय में सुधार क्या हो सकता है, रिफॉर्म क्या होने चाहिए, सुझाव आपके क्या होने चाहिए, ये आपसे एक सजेशन जो है यहां पे मांगा जा सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या होना चाहिए? 2-4 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पावर का डिवोल्यूशन है वो रियल होना चाहिए। रियल डिवोल्यूशन ऑफ पावर जब तक नहीं होगा तब तक जो है पंचायती राज सिस्टम कुछ भी नहीं कर पाएगी। तो इसलिए पहला सबसे इंपॉर्टेंट है कि वास्तविक रूप में यहां पर शक्तियों का हस्तांतरण होना चाहिए। जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर है, शक्तियों का जो हस्तांतरण है वो रियल होना चाहिए, वो केवल कागजों पर नहीं होना चाहिए। एक्चुअल जो है डिवोल्यूशन ऑफ पावर यहां पर होना चाहिए। यानी इनको जो है यहां पर दोनों तरीके की चीजें इनके पास होनी चाहिए। एक तो यहां पर जो है इनके पास वह पॉलिसी फॉर्मुलेशन के जो सब्जेक्ट्स हैं, यानी जो 29 एंड 18 सब्जेक्ट हैं, वह सभी विषयों पर जो है जो 29 11 शेड्यूल में जो बोला गया है जितने विषय वे, और 12 शेड्यूल में जो नगर पालिकाओं के लिए बोले गए हैं, वो सभी विषय जो हैं वो इनको मिलने चाहिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए। नीति निर्धारण के लिए इनको 100% डिवोल्यूशन ऑफ पावर अप कर देना चाहिए। दे आर कैपेबल, और ये अच्छा काम कर सकते हैं अगर पावर रहेगा तो। पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये। और दूसरा, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाने की जरूरत है, यानी उनकी वित्तीय क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। वित्तीय क्षमता को बढ़ाने का मतलब क्या है? वित्तीय क्षमता को, अगर फाइनेंशियल कैपेसिटी को इनके एनहांस करना है तो दो चीजें हैं। एक तो ये है कि जो अभी तक चल रहा है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल जो मैंडेट है, जो संवैधानिक अधिदेश है, उनका पालन हो। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट जो है, जो इनको अधिकार दिए गए हैं कि इनको टैक्स लगाने के लिए, इनको जो है ग्रांट इन एड जो स्टेट गवर्नमेंट यहां पर दे, तो ये तो इनको दिए जाएं, पैरेलल कोई इंस्टीट्यूशंस न खड़े किए जाएं, तो संवैधानिक अधिदेश का पालन हो, यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को फॉलो किया जाए। इनको टैक्स पावर जो है, यहां पर कर लगाने की शक्ति हो। यहां पर इनके पास जब तक टैक्स इंपोज करने की पावर नहीं होगी तब तक जो है ये एक एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। दूसरा, लोकल जो रिसोर्सेज हैं उनमें इनका शेयर होना चाहिए। अगर सोनभद्र में रिसोर्सेस मिलते हैं तो उन रिसोर्सेस का केवल स्टेट गवर्नमेंट अपने पास न ले, बल्कि उसका एक हिस्सा वह लोकल बॉडीज को दे दिया जाए। तो लोकल रिसोर्सेस में अगर इनको हिस्सेदारी, एक सर्टेन जो है वो शेयर इनका कर दिया जाए फिक्स, तो इससे इनके पास एक रेगुलर जो सोर्स ऑफ इनकम है वो जनरेट होना स्टार्ट होगा। और क्या क्या करना चाहिए? कई बार क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियली इनको अगर कैपेबल बनाना है लोकल बॉडीज को तो क्या होना चाहिए? तो इन्हें जो स्मॉल इंडस्ट्री है, जो रूरल कॉटेज इंडस्ट्री हैं, वो प्रमोट करें। ये अपने हाथ में, पंचायतों के हाथ में ही होना चाहिए कि छोटे छोटे उद्योगों को हर जगह बढ़ावा दे। क्यों नहीं कर सकते? जैसे पीएसयूज होती हैं यूनियन गवर्नमेंट की, पीएसयूज होती हैं स्टेट गवर्नमेंट की, वैसे ही लोकल लेवल पर पीएसयूज का कंसेप्ट क्यों नहीं हो सकता है? पीएसयूज का मतलब यहां पर छोटे जो उद्योग हैं एटलीस्ट वो तो स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो एट लोकल लेवल, स्थानीय स्तर पर अगर ये
स्मॉल जो है मीडियम इंडस्ट्री, लघु और कुटीर उद्योग, कॉटेज इंडस्ट्री को जो है कुटीर उद्योगों को अगर ये कुटीर उद्योगों की स्थापना ये कर सकें तो ये इनके लिए क्या होगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ साथ लोकल लेवल पर फेयर टैक्स जो होता है ना, मेले पर जो कर लगता है वो आता है इनके पास, पंचायतों के पास। फेयर टैक्स जो है फेयर ऑर्गेनाइज करें। फेयर ऑर्गेनाइज करने से क्या होगा, अब ग्राम सभा का जमीन है वहां पर फेयर, तो जिसने भी स्टॉल वगैरह लगाया उसका पैसा किसके पास आएगा, पंचायती राज के पास आएगा, इंस्टीट्यूशन के पास आएगा। ये एक अच्छा और ये ट्रेडिशनल तरीका था। आज की दुनिया में, आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से ये चीज़ें घटी हैं। पहले मेले वगैरह जो लोकल लेवल पर होते थे वह कम्युनिटी सेंस भी डेवलप करते थे, लोगों के डिप्रेशन को दूर करते थे, एक तरीके का जो है उनमें उत्सव का माहौल होता था, फेस्ट का जो है एनर्जी आती थी। वो चीज़ें जो हैं वो खत्म हुई हैं, उनको फिर से प्रमोट करने की जरूरत है। इससे क्या होता है, लोकल जो डांस होता है, लोकल फोक सॉन्ग होते हैं, फोक डांस होते हैं, फोक म्यूजिक होते हैं, इनको प्रमोशन भी मिलता है। तो यहाँ पर जो है स्थानीय स्तर पर मेले वगैरह भी ये यहाँ पर ऑर्गेनाइज करें। स्थानीय स्तर पर मेले और उत्सव का यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी यहाँ पर इनके द्वारा करना चाहिए। ये सब चीजें हैं जो यहाँ पर जो है इनको मिल सकता है। और अदर जितने भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको इनको बढ़ावा देने का अधिकार होना चाहिए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो हमने कहा कि इनके पास फंक्शन और दूसरा फाइनेंस, ये इनका सही करना चाहिए। तीसरा, इनकी कैपेसिटी इनहेंस करने पर स्थानीय निकायों की क्षमता जो है वो बढ़ानी चाहिए, यानी इन्हें स्थानीय निकायों को तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। यहां पर स्थानीय निकायों की क्षमता जो है, कैपेसिटी जो बिल्डिंग है उस पर फोकस करना होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब क्या है कि यहां पर इन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए, तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाए और इनोवेशन को प्रमोट किया जाए, नवाचारों को जो है बढ़ावा दिया जाए। तो ये एक बेहतर तरीका यहां पर हो सकता है। फिर तीसरी चीज ये भी है कि यहां पर लोकल लेवल पर वह कमिटेड कैडर, अलग सेपरेट कैडर इनके लिए होना चाहिए। मतलब राज्य के कर्मचारियों से इन्हें काम न कराना पड़े, इन्हें जो है केंद्र के कर्मचारियों से काम न कराना पड़े, तो स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय कैडर, लोकल कैडर को जो है यहां पर वह लाना होगा, क्रिएट करना होगा। तो लोकल बॉडीज को अपने लोकल कैडर यानी स्थानीय कैडर जो हैं उनके पास होने चाहिए, समर्पित अधिकारी होने चाहिए, जिससे कि वे वहां पर पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकें। और इसके साथ साथ यहां पर वह स्थानीय सरकारें जो हैं, लोकल गवर्नमेंट, उन्हें अकाउंटेबल बनाने के टूल्स, नए नए टूल्स लाने होंगे। स्थानीय सरकारों को जवाबदेह बनाने के जो हैं यहां पर जो है वह उपाय करने चाहिए। जैसे लोकल बॉडीज को जो है अकाउंटेबल बनाने के क्या मेजर्स हैं, जैसे एक तो है राइट टू रिकॉल। अभी आपने सुना होगा हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने यहां पर जो है जो लोकल बॉडीज हैं वहां राइट टू रिकॉल का प्रोविजन रख दिया। राइट टू रिकॉल का मतलब क्या होता है कि अगर पंचायतों को हमने चुना है, इलेक्ट किया है 5 साल के लिए, 2 साल में हमको लगता है कि जो हमारे प्रधान है, जो हमारे नगर परिषद जो अध्यक्ष हैं, ये जो हैं अपना रोल सही तरीके से प्ले नहीं कर रहे हैं, हम इनको वापस बुलाना चाहते हैं। तो एक प्रपोजल लाया जाएगा और उस प्रपोजल, जो मेंबर्स होंगे वहां पर, वो जनता यहां पर पब्लिक जो है एक प्रपोजल लेकर आएगी सर्टेन जो है वोट से। अगर वो प्रपोजल पास होता है तो फिर री इलेक्शन होता है और वहां पर अगर उनके खिलाफ वोटिंग ज्यादा हो जाती है तो उन्हें पद से हटा दिया जाता है, यानी बुलाने का अधिकार राइट टू रिकॉल के रूप में जाना जाता है। इसी तरीके से यहां पर राइट टू रिजेक्ट की बात है कि मतलब अगर हम वोटिंग कर रहे हैं और हमने नोटा का इस्तेमाल यहां पर लोकल लेवल पर करना शुरू कर दिया और नोटा का जो वोट है, अगर वह कैंडिडेट के सबसे अधिक जो वोट पाने वाला कैंडिडेट उससे अगर अधिक नोटा का वोट हो गया तो हम जो है वह चुनाव मानेंगे कि कोई कैंडिडेट चुनाव नहीं जीत पाया है। तो ये राइट टू रिजेक्ट का भी कंसेप्ट यहां पर आएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव पर प्रेशर बढ़ेगा कि आप लोगों को कोई भी जनता जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है, ये स्थिति वहां पर है। तो ये अपने आप में जो है ये इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ जो यहां पर ट्रेडिशनल सोशल एटीट्यूड है,
परंपरागत जो सोशल एटीट्यूड है उसमें बदलाव लाना बहुत जरूरी है। इसके लिए अवेयरनेस जो है यहां पर जो है बढ़ाना होगा, परंपरागत सामाजिक मनोवृत्ति में परिवर्तन करना होगा, उनके एटीट्यूड में जो है चेंजेस लाना होगा, तब कहीं जाकर ये एक फ्रूटफुल तरीके से चीजें आगे बढ़ पाएंगी। हाँ, हमारा जो यहां पर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और उसके साथ साथ पंचायतों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में हम लोग यहां पर देख रहे थे, प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। अब यहीं पर हमने आपको बताया कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वह उन स्टेट में नहीं अप्लीकेबल है जहां 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल लागू है। सवाल यह है कि ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ये क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 5वीं और 6वीं अनुसूची क्या है। पहले हम लोग यहां पर 5th शेड्यूल की बात करते हैं, यानी यहां पर हम बात करते हैं 5वीं अनुसूची की। आखिर ये 5वीं अनुसूची क्या है, पहले इसको देखते हैं और फिर यहां से 6ठी अनुसूची की तरफ हम लोग मूव करेंगे। जब बात आती है 5th शेड्यूल की, तो 5वीं अनुसूची के बारे में यहां पर बोला गया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 244 वह शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है कि जिन इलाकों में ट्राइबल पॉपुलेशन ज्यादा होगी वहां का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। बहुत सिंपल सा फंडा है, ये समझिएगा। ट्राइबल जो सोसाइटी होती है उसकी नीड अलग तरीके की होती है। ट्राइबल सोसाइटी वो मेन स्ट्रीम की सोसाइटी से थोड़ा डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों होती है? सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक हर एक पर्सपेक्टिव से वो अलग होती है। ये जो ट्राइब होते हैं ये नेचरिज्म में बिलीव करते हैं, स्पिरिचुअलिज्म में बिलीव करते हैं, टोटमिज्म में बिलीव करते हैं। ये ट्राइबल जो सोसाइटी होती है इनमें कम्युनिटी सेंस बहुत ज्यादा होता है। ये ट्राइबल सोसाइटी जो होती हैं उनके जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो ज्यादा सिंपल होते हैं, उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी के होते हैं। ये ट्राइबल सोसाइटी कहीं ना कहीं जो सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट है मेन स्ट्रीम का उससे कटे हुए होते हैं और इनमें ट्रेडिशनल बिलीफ बहुत ज्यादा होते हैं। परंपरागत विश्वास जो है, जो ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन आती रहती हैं। इनके लैंग्वेजेस जो हैं ट्राइब्स के अलग अलग छोटे छोटे ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, सबके लैंग्वेजेस अलग अलग होते हैं। इनका अपना एक पॉलिटिकल कल्चर अलग तरीके का होता है, सोशल कल्चर अलग होता है। तो यहाँ के रूल कस्टम वो अलग तरीके के होते हैं। ट्राइबल्स के अंदर जो सबसे बड़ी चीज है, चूंकि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा हटकर रहते हैं तो इनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। यानी ये नहीं चाहते हैं कि कोई इनको कंट्रोल और रेगुलेट करे, ये अपने तरीके से कंट्रोल और रेगुलेट होना चाहते। और यही वजह है कि जब ब्रिटिशर यहां पर आए या ब्रिटिशर के पहले भी जितने भी रूलर रहे, जब भी उन्होंने ट्राइबल एरिया में इंक्रोच करने की कोशिश की, मुंह की खाई है या सबसे अधिक रेजिस्टेंस इन्हीं ट्राइबल्स के द्वारा उनको मिला है। आपको मालूम होना चाहिए कि 1857 के पहले हमारे यहाँ कई रिवोल्ट हुए थे और ये ट्राइबल पॉपुलेशन ने ही रिवोल्ट किए थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके वहां पर आउटसाइडर जो है उनके यहाँ एंट्री करें। तो ट्राइबल के अंदर सेंस ऑफ ऑटोनॉमी बहुत ज्यादा होती है। देश जब आजाद हुआ तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि ट्राइबल सोसाइटी को हम मेन स्ट्रीम के साथ कैसे जोड़ें। मेन स्ट्रीम के साथ का मतलब है कि हम यूनिफिकेशन करना चाहते थे। भारत में रहने वाले हर एक सिटीजन के लिए एक जैसा कानून, एक जैसा जो है यहां पर प्रोसीजर, एक जैसा जो है सिस्टम हम लाना चाहते थे। सवाल यह था कि जो कानून मेन स्ट्रीम सोसाइटी के लिए है क्या वही कानून ट्राइबल सोसाइटी पर लागू हो सकती थी? जवाब था बिल्कुल नहीं। लेकिन सवाल यह था कि ट्राइबल सोसाइटी को क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए कि वो अपने तरीके से जिए? तब तो वो ट्रेडिशनल जो है बिलीव्स के सहारे जी रहे हैं और आज के डेवलपमेंट से वो बिल्कुल डिप्राइव्ड है। न तो वहां पर एजुकेशन के फील्ड में कोई चीज हो रही है, हेल्थ सेक्टर में बहुत बुरी स्थिति है वहां पर, और उनका जो लाइफ स्टाइल है वहां पर भी कई तरीके के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो ऐसे में क्या उनको बिल्कुल हम नजरअंदाज कर दें? तो कहा गया नहीं, हमें यहां पर इंटीग्रेशन विथ ऑटोनॉमी की पॉलिसी अपनानी है। यानी उन्हें धीरे धीरे इंटीग्रेट करना है लेकिन उनकी ऑटोनॉमी को बना के रखना है, उनकी स्वायत्तता वहां पर बनी रहे। अब सवाल यह था कि स्वायत्तता उनकी कैसे बनी रहे, ऑटोनॉमी उनका कैसे बना रहेगा, यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल था। तो यहां पर हमने इन जो ट्राइबल एरिया के लोग थे इनके लिए आर्टिकल 244 अनुच्छेद 244 में प्रावधान किया, जिसमें हमने बताया कि इनके यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन वह मेन स्ट्रीम सोसाइटी जैसा नहीं होगा। जैसे मुख्य समाज में ये जैसे आप देख रहे हैं अपने समाजों में, वहां पर जो प्रशासन का तरीका है, कानून का तरीका है, वो
अधिसूचित क्षेत्रों में, शेड्यूल्ड एरिया में वो वैसा नहीं होगा। कैसा होगा इसके बारे में फिफ्थ शेड्यूल बताता है। तो पहली चीज तो यहां पर आपका क्लियर होना चाहिए कि शेड्यूल्ड एरिया जो है की स्थापना के बारे में बात करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 244 और फिफ्थ शेड्यूल, संविधान का अनुच्छेद 244, एक तो ये और फिफ्थ शेड्यूल और 5वीं अनुसूची, ये दोनों यहां पर जो है वह बात करते हैं शेड्यूल एरिया की, यानी अधिसूचित क्षेत्र की बात करते हैं, शेड्यूल एरिया के बारे में बात करते हैं, अधिसूचित क्षेत्र की स्थापना के बारे में बात करते हैं। ये पूरे देश में कहीं भी शेड्यूल एरिया को डिक्लेयर किया जा सकता है एक्सेप्ट 4 स्टेट, 4 राज्यों को छोड़कर, एक्सेप्ट असम, असम में ये फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होता है, मेघालय, मेघालय में फिफ्थ शेड्यूल लागू नहीं होता है, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 जो स्टेट हैं इनके अतिरिक्त वह पूरे देश में यहां पर जो है वह शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। अब सवाल है कि यह कैसे किया जाता है। तो शेड्यूल एरिया का डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, जहां पे जनजातियां होंगी, तो अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा जो है, डिक्लेरेशन ऑफ शेड्यूल एरिया जो है वह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। यह बात जानने वाली है यहां पर कि राष्ट्रपति द्वारा, यह प्रेसिडेंट द्वारा जो है वहां पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट जब ऐसा करते हैं तो मान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में पूरा राज्य तो शेड्यूल्ड एरिया नहीं होगा, छत्तीसगढ़ के भी कुछ कुछ पॉकेट में वहां पर ट्राइबल एरिया होंगे, तो वहां के गवर्नर से कंसल्ट करके उन एरिया को आइडेंटिफाई करके शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य के राज्यपाल के परामर्श से जो है वह घोषणा की जाती है, उनके कंसल्ट से जो है यह घोषणा की जाती है। तो यहां पर जो है राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से किसी भी अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा कर सकता है या शेड्यूल्ड एरिया को इनहेंस कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, उस एरिया को और बढ़ा सकता है। अगर वर्तमान में देखें तो एट प्रेजेंट जो है यहां पर कई स्टेट हैं जहां पर फिफ्थ शेड्यूल है। जैसे कहां पर है, आंध्र प्रदेश जो है वहां पर फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है, तेलंगाना में जो है फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है, छत्तीसगढ़ में फिफ्थ शेड्यूल अप्लाई होता है, गुजरात के कुछ इलाकों में शेड्यूल एरिया देखा जाता है, हिमाचल प्रदेश में भी कुछ एरिया ऐसा है जहां पर शेड्यूल एरिया देखा जाता है, झारखंड तो पूरा ट्राइबल पॉपुलेशन वाला इलाका है तो वहां पर भी देखा जाता है, मध्य प्रदेश में भी कई इलाके ट्राइबल वाले हैं, वहां पर भी फिफ्थ शेड्यूल, वहां कुछ रीजन देखे गए हैं। इसके साथ साथ महाराष्ट्र और उड़ीसा में भी ट्राइबल पॉपुलेशन देखे जाते हैं, वहां पर भी जो है यह देखा जाता है, और राजस्थान में भी यहां पर देखा जाता। तो यहां पर यह देखा जाता है लगभग 10 इस तरीके के यहां पर स्टेट हैं जहां पर हम ये देखते हैं। तो एक तो शेड्यूल एरिया यहां कैसे डिक्लेयर होता है, कौन डिक्लेयर करता है। अब शेड्यूल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, अधिसूचित क्षेत्र का प्रशासन कैसे होता है। जिनको बोल दिया गया कि भाई ये फिफ्थ शेड्यूल वाले इलाके हैं, तो अधिसूचित क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, इनका प्रशासन कैसे होता है। असल में इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो एक राज्यपाल करते हैं। यहां पर प्रशासन डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट। तो एडमिनिस्ट्रेशन लोकल लेवल पे कौन करता है, गवर्नर। और गवर्नर अपने मन से नहीं करता है, गवर्नर के लिए एक ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है। एक जो है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है, टीएसी बनाई जाती है, जनजाति सलाहकारी परिषद बनाई जाती है। तो यहां पर यह देखा जाता है कि राज्यपाल वह एक जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी जो है काउंसिल, जनजातीय सलाहकार परिषद, जनजातीय सलाहकार परिषद के माध्यम से, सलाहकार परिषद के माध्यम से इन क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन जो है यहां पर करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब सवाल यहां पर फिर एक प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में कौन कौन होता है, कितने मेंबर होते हैं, क्या होता है।
तो यहां पर इस काउंसिल में, परिषद में, इस काउंसिल में 20 मेंबर होते हैं, परिषद में 20 सदस्य होते हैं, और इन 20 मेंबर में 3/4 मेंबर जो हैं, इनमें 3/4 सदस्य वो स्टेट के लेजिस्लेचर में जो ट्राइबल एमएलए होते हैं वो लोग होते हैं, बाकी रेस्ट 1/4 वो नॉमिनेटेड होते हैं। इनमें 3/4 मेंबर जो हैं सदस्य, वो राज्य के जो राज्य विधानमंडल जो होगा वहां का स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल में शेड्यूल्ड ट्राइब के रिप्रेजेंटेटिव के प्रतिनिधि वहां पर होते हैं, जो वहां पर होते, बाकी नॉमिनेटेड होते हैं। ये जो ट्राइबल काउंसिल है ना, इसका अपना एक ड्यूटी जो असाइन किया गया है, परिषद का कर्तव्य क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो यहां पर डिफाइन किया गया है। यह बताया गया है कि उस स्टेट के जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उन शेड्यूल्ड ट्राइब का कैसे डेवलपमेंट हो सकता है, वहां कौन से लॉ होने चाहिए अप्लाई, कौन से नहीं होने चाहिए, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर किया जा सकता है जिससे उनकी ऑटोनॉमी बनी रहे। इस काउंसिल का काम सजेस्ट करना होता है गवर्नर को, और गवर्नर उसके अकॉर्डिंग यहां पर वह जो भी डिसीजन है लेते हैं। तो राज्य की जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, राज्य की अनुसूचित जाति, उसके प्रोग्रेस और एडवांसमेंट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब की उन्नति और जो है यहां पर कल्याण, वेलफेयर के लिए, उनके यहां प्रोग्रेस और वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए वह सलाह देता है। किसको सलाह देता है? राज्यपाल को यह एडवाइस देता है कि ऐसा होना चाहिए, फॉर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब कंसर्निंग स्टेट जो भी होगा उसके लिए। तो ये इसका काम यहां पर होता है। इस जगह में जो शेड्यूल्ड एरिया होते हैं, यहां गवर्नर के पास एक बड़ा पावर होता है। गवर्नर के पास सबसे बड़ा पावर क्या होता है यहां पर? तो इस इलाके में राज्यपाल के पास शक्ति होती है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर पावर है। राज्यपाल की शक्ति क्या है? पार्लियामेंट का कोई कानून जो पूरे भारत में लागू है, स्टेट लेजिस्लेचर का कानून जो पूरे स्टेट में लागू है, ऐसे किसी भी कानून को गवर्नर अगर यह समझता है कि उस ट्राइबल एरिया में, शेड्यूल एरिया में वह अप्लाई नहीं होना चाहिए, तो उसे अप्लाई होने से रोक सकता है गवर्नर। पार्लियामेंट के भी लॉ को और स्टेट लेजिस्लेचर, ये अपने आप में बहुत यूनिक फीचर है। तो यहां पर जो है संसद, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर और विधान मंडल, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा जो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बनाई गई विधि है, विधियों को इन क्षेत्रों में लागू करने से रोक सकता है। इन क्षेत्रों में उन्हें लागू करने से, इन क्षेत्रों में लागू करने से, इन्फोर्स करने से क्या कर सकता है? रोक सकता है, और करने से रोक सकता है। अथवा एक और चीज हो सकती है, वह पार्लियामेंट के लॉ को या स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ को एज इट इज सिंपली वहां पर अप्लाई ना करे, बल्कि उसमें अमेंडमेंट करके उसको अप्लाई कर दे, या तो रोक दे, या फिर अमेंडमेंट करके जो उसको लगता है वहां पर, या संशोधन करके लागू कर सकता है, या संशोधन कर लागू कर सकता है। तो ये यहां पर गवर्नर के पास 5th शेड्यूल एरिया में बड़ा इंपॉर्टेंट पावर होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर जो हमें समझना है, पार्लियामेंट 5th शेड्यूल में चेंज कर सकता है। पार्लियामेंट के पास केवल अधिकार है। 5th शेड्यूल में कौन चेंज कर सकता है? केवल पार्लियामेंट। लेकिन 5th शेड्यूल में जो अमेंडमेंट, क्योंकि 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, अगर उसमें कोई भी चेंजेस किए जाएंगे तो वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। लेकिन पार्लियामेंट 5th शेड्यूल का जो अमेंडमेंट करता है 368 के थ्रू नहीं करता है, क्योंकि आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी की डिमांड करता है। पार्लियामेंट इसे सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकता है। तो संसद द्वारा यहां पर देखा जाता है, पार्लियामेंट द्वारा वह 5th शेड्यूल में जो है, यहां पर 5th शेड्यूल में वह 5वीं अनुसूची में यहां पर जो है परिवर्तन किया जा सकता है या संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यह जो है इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह सिंपल मेजॉरिटी से होता है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत है, ये अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये संविधान संशोधन, लेकिन 368 वाला नहीं।
ये सिंपल मेजॉरिटी वाला है, के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अब ये तो ये हो गया कि यहां पर जो है फिफ्थ शेड्यूल क्या है, क्लियर है। अब यहीं पर एक चीज और समझिएगा, पंचायती राज जो सिस्टम हमारा है ना, वो फिफ्थ शेड्यूल में अप्लाई नहीं होता है। तो सवाल है कि यहां पर फिर कैसे लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एक चीज तो समझ में आ गई कि ऊपर ऊपर गवर्नर जो है वह स्टेट एडवाइजरी, जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है उसके एडवाइस पर कुछ न कुछ यहां करते रहते हैं। लेकिन लोकल लेवल पर भी क्या कोई यहां इंस्टीट्यूशन बनाया गया है? तो निश्चित रूप से ऐसी बातें तब आनी स्टार्ट हुई जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। उस वक्त दिलीप भूरिया की एक कमेटी बनी थी। दिलीप भूरिया कमेटी ने यह कहा कि इन एरिया में पंचायती राज का एक्सटेंशन होना चाहिए, पंचायती राज का एक्सटेंशन लेकिन अलग तरीके से होना चाहिए। इनको कंसीडर करते हुए इस रिपोर्ट को 96 में पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट 96 जो है इनेक्ट किया गया, जिसे हम पेसा एक्ट कहते हैं। पॉपुलरली इसे पेसा एक्ट कहा जाता है, जो उन एरिया में अप्लाई होता है जो फिफ्थ शेड्यूल के एरिया, शेड्यूल्ड एरिया होते हैं। तो पेसा जो है यहां पंचायती राज सिस्टम नहीं, यहां पेसा होता है, पंचायती राज का एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया में। तो हमारे लिए अगला यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है पेसा एक्ट, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया। तो पेसा एक्ट 1996 जो है यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसे पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, अधिसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम कहते हैं। ये यहां पर देखा जाता 96 यहां पर है। तो ये जो है हमने कहा इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। तो पहला, किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर लाया गया? तो भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर, भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर, ये रिपोर्ट के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ भूरिया कमेटी रिपोर्ट्स, तो भूरिया कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इसे लाया गया था। पार्लियामेंट ने, संसद ने इसे किया था। और संसद ने कहां पे किया था? पांचवी अनुसूची, फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची में मेंशन्ड जो शेड्यूल्ड एरिया है, में मेंशन्ड जो शेड्यूल्ड एरिया है, अधिसूचित क्षेत्रों में एक्सटेंशन, पंचायती राज के एक्सटेंशन के लिए, पंचायती राज के विस्तार के लिए इसे लाया गया था, विस्तार के लिए लाया गया था। और इसको कौन जो है यहां पर देखता है? पेशा एक्ट जो है किस मिनिस्ट्री के द्वारा देखा जाता है? अलग अलग स्टेट में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज जो है, जो पंचायतों का काम देखती है, वही पेशा का भी काम देखती है। यह ध्यान रखिएगा, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन एरिया में अप्लाई नहीं होता, इनके लिए अलग कानून बना है। यह संविधान के तहत नहीं, संसद के कानून के तहत यहां पंचायती राज का विस्तार किया गया। तो यहां पर वह राज्यों के जो पंचायती राज मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, राज्यों के पंचायती राज मंत्रालय, इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। मतलब सारा जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है वो सब कुछ निगरानी करने का सेंटर जो है वह पंचायती राज मिनिस्ट्री होता है, को इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है, इसका नोडल मंत्रालय बनाया गया है। अब यहां पर अगर हम देखें कि ये पेशा जहां पर अप्लाई होता है वहां फीचर क्या होता है, तो पंचायती राज सिस्टम में वो ट्रायल जो लेयर ऑफ जो स्ट्रक्चर था ना, कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत, खंड पंचायत, ऐसा नहीं। यहाँ केवल गांव के स्तर पर एक ग्राम सभा होती है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम सभा वहां पर रहने वाले लोगों के द्वारा बनती है और ग्राम पंचायत चुनी जाती है।
तो एक ग्राम सभा जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का बात करती है, और ग्राम पंचायत होती है जो इंप्लीमेंट करती है। तो प्रत्येक गांव में, यहां पर प्रत्येक गांव में एक ग्राम सभा होती है। ये जो ग्राम सभा होती है यहां पे, इसमें जितने लोग होते हैं 18+ और इलेक्टोरल रोल में जिनका नाम रजिस्टर्ड होता है, ग्राम सभा होती है। और जिनके नाम गांव के, जिनके नाम जो हैं वो उसी गांव के निर्वाचक नामावली में हो, नाम गांव के निर्वाचक नामावली में हो, वो ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। निर्वाचक नामावली में वही सदस्य होते हैं, वही इसके मेंबर होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। फिर एक ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत वो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। ग्राम पंचायत का इलेक्शन होता है, डायरेक्ट इलेक्शन यहां पर होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन यहां पे होता है, डायरेक्ट इलेक्शन किया जाता है। लेकिन ग्राम पंचायत में एक खास चीज है, ग्राम पंचायत में हाफ सीटें, आधे स्थान, जितने भी उस ग्राम पंचायत में पंच होंगे उनमें आधा स्थान रिजर्व होगा शेड्यूल ट्राइब के लिए। यहां वो शेड्यूल कास्ट और विमेन वाला रिजर्वेशन का प्रोविजन लागू नहीं होता है, यहां केवल एक रिजर्वेशन है और शेड्यूल कास्ट के लिए। तो यहां पर जो है प्रत्येक ग्राम पंचायत में आधा स्थान जो है, आधे स्थान वह शेड्यूल ट्राइब के लिए क्या होता है, आरक्षित होता। इवन जो चेयरपर्सन होता है ग्राम पंचायत का वह शेड्यूल ट्राइब ही होगा, यह भी नियम है। ग्राम पंचायत का जो चेयरपर्सन होगा, अध्यक्ष होगा, ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का पद भी जो है वह शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रहता, के लिए आरक्षित होता, क्योंकि ये उन्हीं के लिए बनाया ही गया है। तो एक ग्राम सभा और एक ग्राम पंचायत। अब ये ग्राम पंचायत के पास तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये जो आप सिंपल गांव में ग्राम, जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाले जो अलग अलग देश के इलाके हैं, वहां पर जो ग्राम पंचायत, उनके पास उतने पावर नहीं जो इनके पास है। यहां पर ग्राम पंचायत का फंक्शन क्या है, अगर उसको, या पावर, ग्राम पंचायत के पावर यहां पर देखिए, ग्राम पंचायत की शक्तियां, ये बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर दिखाई देती हैं। ग्राम पंचायत की जो शक्तियां हैं वो आपको यहां पर कई अलग अलग दिखाई देंगी। जैसे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, इनको डेवलपमेंटल जो फंक्शन है, विकासात्मक कार्य, तो पहला है डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट यहां तमाम ये खुद यहां पर करते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, लैंड एक्वायर अगर इन एरिया में करना है गवर्नमेंट को, पहले ग्राम पंचायत से कंसल्ट करना होगा। अगर उनका सहमति नहीं लिया गया, आप लैंड एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो लैंड एक्विजिशन के लिए इनसे परामर्श करना होता है। भूमि अधिग्रहण के लिए पहले परामर्श करना होगा, कंसल्ट इनसे करना होगा, इनका वह जो है आपको लेना होगा। यहां पर सभी विकास कार्यों को अप्रूवल ग्राम पंचायत से लेना होता, काम करना है उसके लिए अप्रूवल आपको, सभी विकास कार्यों के लिए यहां पर वह ग्राम पंचायत से प्रायर जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब यहां कोई विकास कार्य होगा। यहां पर जितने भी पावर्टी इरिगेशन के स्कीम है या जितने भी स्कीम हैं, उसमें बेनिफिशियरी कौन होगा उसका आइडेंटिफिकेशन ग्राम पंचायत ही करती है। गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों का चयन जो है, सिलेक्शन भी जो है वो ग्राम पंचायत करती है। गरीबी उन्मूलन के लाभार्थियों का चयन जो है, सिलेक्शन जो है, वो भी यही करती है। एक तो यहां पर इसका बड़ा रोल ये होता है। दूसरा, ये ट्रेडिशनल लॉ और कस्टम के अकॉर्डिंग डिस्प्यूट सेटलमेंट का काम करती है। ग्राम पंचायत में आप बहुत से मामले कोर्ट में नहीं जाते, इन जगहों पे शेड्यूल एरिया में ग्राम पंचायत के लेवल पर ही इनके पास एक तरीके का जुडिशियल पावर है। ये डिस्प्यूट सेटलमेंट वो लोकल कस्टम के अकॉर्डिंग, ट्राइबल कस्टम के अकॉर्डिंग वहां पर होता है, क्योंकि उसके नियम अलग हैं। तो यहां पारंपरिक कानूनों, जो ट्रेडिशनल लॉ हैं, पारंपरिक कानूनों और कस्टम और रीत रिवाजों के अनुसार और प्रथाओं के अनुसार
जो भी प्रथाएं हैं के अनुसार यहां पर जो है वो डिस्प्यूट सेटलमेंट होता है, विवाद निस्तारण यहां पर किया जाता है या विवादों का समाधान। तो एक ये जुडिशियल पावर भी होता है। तीसरा, यहां जो भी नेचुरल रिसोर्सेज पाई जाएंगी उनमें एक हिस्सेदारी ग्राम पंचायतों का भी होना चाहिए, ये पेसा एक्ट ये कहता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पावर इनके पास है। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनका कंट्रोल, ओनरशिप और मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधनों का ओनरशिप और मैनेजमेंट ये इनके हाथों में होता। तो ये भी इनके पास यहां पर जो है स्वामित्व और प्रबंधन, यहाँ वाटर रिसोर्स जो हैं, यहाँ पर जो है टिम्बर प्रोडक्ट्स जो हैं, जो जंगलों में पाए जाने वाले वन उत्पाद हैं, यहाँ पर मिनरल्स जो हैं वो उनमें इनका भी हिस्सा होता है। तो ग्राम पंचायतें ही उन चीजों को यहाँ पर देखती हैं। तो पहली चीज समझिएगा कि 5th शेड्यूल में पंचायती राज नहीं अप्लाई किया गया है, वहां पर पेसा एक्ट लागू होता है जिन जिन एरिया को शेड्यूल एरिया डिक्लेयर किया गया है। अब दूसरा जो हमें समझना है वो है 6th शेड्यूल, क्योंकि 5th शेड्यूल जो है वो भारत के किसी भी एरिया में डिक्लेयर किया जा सकता है जहां भी ट्राइबल पॉपुलेशन होगा, लेकिन 4 स्टेट को छोड़कर इन 4 स्टेटों में न तो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्लाई होता है, न तो पेसा या 5th शेड्यूल अप्लाई होता है। इन 4 राज्यों में 6ठी अनुसूची काम करती है, और 6ठी अनुसूची क्या कहती है, तो अब आइए उसकी तरफ चलते हैं। तो 6th जो शेड्यूल है हमारा ये क्या कहता है, 6ठी अनुसूची क्या कहती है, अब इसको यहां पर देखना। तो 6ठी अनुसूची जो है वह 4 स्टेट में देखा जाता है, 4 स्टेट हैं, 4 राज्यों में ये अप्लाई होता है। कौन कौन से स्टेट हैं जहां ये अप्लाई होता है? पहला है असम, दूसरा है मेघालय, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 4 स्टेट हैं जहां पर 6th शेड्यूल जो है अप्लाई होता है, असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में और मिजोरम में। तो ये है। अब इन इलाकों में जो प्रशासन होगा वो 6th शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहां पर होगा। ये जो 6th शेड्यूल था, ये असम के चीफ मिनिस्टर थे बारदोलई साहब, उनके रिकमेंडेशन से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। तो इस शेड्यूल को, इस अनुसूची को बारदोलई जो हैं वो असम के चीफ मिनिस्टर थे, बारदोलई कमेटी के रिकमेंडेशन पर, समिति की अनुशंसा पर ये संविधान में शामिल किया गया था, संविधान में शामिल किया गया था। यहां पर होता क्या है, तो जैसे जो यहां पर एरिया होते हैं ट्राइबल एरिया, इन चारों स्टेट में ट्राइबल एरिया को आइडेंटिफाई करने का काम जो है वह गवर्नर का होता है। 5th शेड्यूल में प्रेसिडेंट का यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का, 6th शेड्यूल में उसी स्टेट के गवर्नर का, असम के गवर्नर, मेघालय के गवर्नर, त्रिपुरा और मिजोरम के। और जो ट्राइबल एरिया होता है उसको वहां पर वह ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि यह जनजातीय जिला है, और वहां पर एक काउंसिल बनाई जाती है जिसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषदें कहते हैं। वहां पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है उसका इलेक्शन कराया जाता है, और वो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही असल में उस ट्राइबल इलाके में सब कुछ देखती है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब वही देखती। तो यहां पर राज्यपाल को यह अधिकार है, राज्यपाल क्या कर सकते हैं कि इन स्टेट के, इन राज्यों के जो ट्राइबल जो मेजॉरिटी एरिया हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, ट्राइबल जो मेजॉरिटी एरिया हैं, जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों को वह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, स्वायत्त जिले या ऑटोनोमस एरिया या क्षेत्र, स्वायत्त जिला या क्षेत्र के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं, के रूप में घोषित कर सकते हैं। गवर्नर इन एरिया में जो भी असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा है, यहां पर
जो ट्राइबल मेजॉरिटी इलाके हैं, अलग अलग ट्राइबल, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कहीं पर जो है कोई जो है, जैसे अगर हम देखें कि मिजोरम में, तो वहाँ मिजो लोग, वहाँ लुसाई लोग वहाँ पर हैं, तो अलग अलग ट्राइबल हैं। या मेघालय में ही देखें तो गारो ट्राइब है, जयंतिया ट्राइब है, खासी ट्राइब है, अलग अलग ट्राइब हैं। तो उनके लिए जो है गवर्नर यहां पर वह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। और यहां पर प्रत्येक जो स्वायत्त जिला होगा, जो यहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होगा या एरिया होगा, ये जो स्वायत्त जिला या क्षेत्र है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या यहां पर एरिया है, इसका प्रशासन जो है एक काउंसिल करती है। इसका प्रशासन जो है वह कौन करता है? इसका प्रशासन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट यहां पर जो है वह काउंसिल द्वारा किया जाता है, स्वायत्त जिला परिषद द्वारा किया जाता है। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यहां पे होता है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल द्वारा किया जाता है। और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 मेंबर होते हैं। इसमें, इस काउंसिल में 30 सदस्य होते हैं जो वहां उस जिले के लोग चुनते हैं। 30 सदस्य होते हैं। इस 30 में 26 जो मेंबर्स हैं उनका डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जनता उनको चुनती है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। और 4 जो हैं क्या होते हैं? नॉमिनेटेड होते हैं। 4 राज्यपाल के द्वारा क्या होते हैं? शेष राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यानी शेष मतलब 4 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेटेड यहां पर होते हैं। हालांकि इसका एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन है यहां पर। अपवाद क्या है कि बोडो एरिया जो काउंसिल है वहां पर 30 मेंबर का ये रूल लागू नहीं है। वहां का जो काउंसिल है उसमें 46 मेंबर है, वो बड़ा एरिया है, इस वजह से। तो एक एक्सेप्शन के रूप में मालूम होना चाहिए कि बोडो क्षेत्रीय परिषद जो है वहां पर बोडो क्षेत्रीय परिषद 46 सदस्य है, 46 मेंबर्स। तो एक एक्सेप्शन यहां पर अपवाद के रूप में है। अब यहां पर जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं इनको क्या शक्तियां होती हैं? स्वायत्त जिला परिषद जो होते हैं, पावर इनके पास क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो हैं उनके पास 2 तरीके के पावर होते हैं, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल, दोनों तरीके के पावर होते हैं। ये अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनके पास यहां पर लेजिस्लेटिव पावर होते हैं, विधायी शक्ति होती है, और इनके पास जो है जुडिशियल पावर भी होता है। इनके पास जो है वह जुडिशियल विधायी शक्ति भी होती है और न्यायिक शक्ति भी होती है। जुडिशियल पावर भी इनके पास यहां पर होता। जो इनके पास लेजिस्लेटिव पावर है, तो लेजिस्लेटिव पावर का मतलब ये है कि ये कोई भी लॉ बना सकते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट वहां पर दे। राज्य की सरकार जिन विषयों को देगी, पंचायती राज व्यवस्था में तो 73वें 74वें में वो विषय बताए गए हैं, 18-29 विषय जो बताए गए हैं पंचायतों के लिए और नगर पालिका के लिए। यहां पर राज्य सरकारें अपने तरफ से जो भी इनको देना चाहे, तो यहां पर जो है विधि निर्माण की शक्ति है। और ऐसी विधियों पर, अगर ऐसी विधियों को बनाना है तो ऐसी विधियों पर राज्यपाल की सहमति, कंसेंट ऑफ गवर्नर जरूरी होता है। मतलब कि ये काउंसिल लॉ बना दी अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो लॉ जाएगा किसके पास? वो जाएगा गवर्नर के पास, उनके कंसेंट के पास ही वह इन्फोर्स हो पाएगा। तो राज्यपाल का कंसेंट जो है, राज्यपाल की सहमति आवश्यक होती है। तो एक तो ये समझना है। दूसरा, इनके पास सिविल और क्रिमिनल दोनों ही जुडिशियल पावर होते हैं, छोटे मामलों में, बड़े मामलों में नहीं। दीवानी और यहां पर आपराधिक न्यायिक शक्तियां होती हैं। सिविल और क्रिमिनल मैटर्स में, आपराधिक मामलों में इनके पास होती हैं। हालांकि इनका जो पावर है वह उस स्टेट के हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर होता है, यानी हाई कोर्ट के डिसीजन का वायलेशन ये लोग नहीं कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। तो उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंडर ये होते हैं, क्षेत्राधिकार के अधीन होते हैं। तो 5th शेड्यूल में पेशा एक्ट और 6th शेड्यूल में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ये काम करती हैं यहां पर। तो ये 2 चीजें यहां पर क्लियरिटी के साथ आपको मालूम होनी चाहिए थी। क्लियर है? तो अभी तक जो हम लोगों ने पूरा टॉपिक कवर किया हुआ है,
तो हमने पहले प्रियम्बल देखा और उसके बाद जो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये हमने कंप्लीट किया। गवर्नमेंट में यूनियन गवर्नमेंट, उनका लेजिस्लेचर, उनका एग्जीक्यूटिव, स्टेट गवर्नमेंट, उनका लेजिस्लेचर, उनका एग्जीक्यूटिव। जुडिशरी हमने देखा, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट। एडीआर सिस्टम हमने देखा, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम हमने देखा। इसके बाद हम लोगों ने सेंटर स्टेट रिलेशन देखा। सेंटर स्टेट रिलेशन के बाद हमने थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट की बात की, यानी हमने यहां पर पंचायती राज सिस्टम की बात की। हमने पार्ट 1 की बात की, यूनियन एंड टेरिटरी की बात की, हमने 5th शेड्यूल की बात की, हमने 6th शेड्यूल की बात की। ये सारी चीजें हमने देख ली। अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, जो सिटीजनशिप हमारे यहां होती है वो कैसे मिलती। ये नागरिकता के संबंध में हमारा संविधान क्या बोलता है, नागरिकता के प्रावधान यहां पर क्या, सिटीजनशिप जो है वो किस तरीके से यहां पर दी जाती है। तो नागरिकता जो है यहां पर, उसके बारे में हम लोगों को अब देखना, नागरिकता के बारे में हम लोगों को देखना है। अब सिटीजनशिप की बात आती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में यहां पर आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक जो है वह सिटीजनशिप के बारे में प्रोविजन किया गया है। लेकिन इसके पहले कि हम सिटीजनशिप के बारे में समझें, हमें बेसिक आइडिया मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज सिटीजनशिप। सिटीजनशिप बेसिकली होता क्या है, पहले हम लोग इस चीज को यहां पर समझेंगे। तो जब हम बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता बेसिकली इस रूप में डिफाइन किया जाता है कि नागरिकता एक तरीके का दर्जा है, एक स्टेटस है कि जो आपको एलियन से या फॉरेनर से अलग करती है, विदेशियों से आपको अलग करती है। इसलिए कोई भी देश होगा वो आपको सिटीजनशिप यहां पर प्रोवाइड करता है। तो नागरिकता को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है और एक तरीका नागरिकता को डिफाइन करने का हमने यहां पर बताया कि जिसे कहा जाता है कि नागरिकता जो है एक तरीके का दर्जा है जो हमें दूसरों से अलग करता है, विदेशियों से अलग करता। पहली चीज तो ये हमें समझना था। दूसरी चीज क्या है, नागरिकता केवल दर्जा नहीं, नागरिकता एक पहचान है, एक आइडेंटिटी है, एक प्रिविलेज है। ये क्या है, एक विशेषाधिकार है। नागरिकता अगर आपको मिली हुई है तो नागरिकता आपको कई तरीके की सुविधाएं देती हैं। अगर आप नागरिक नहीं है तो आप उन सुविधाओं को नहीं पाएंगे, उन फैसिलिटीज को आप नहीं पाएंगे। अगर आप किसी कंट्री के सिटीजन नहीं है, किसी भी कंट्री के सिटीजन नहीं है, तो आपका स्टेटस क्या है, सिटीजनलेस। और सिटीजन का मतलब क्या होता है, जहां सिविक पॉलिटिकल राइट्स होते हैं। सिविक राइट्स यानी फ्री मूवमेंट, फ्री जो है स्पीच, और वहां पर असेंबल होना, ये सब राइट्स आपके पास है। वोट करना, सरकार चुनना, गवर्नमेंट की स्कीम्स जब बनती हैं तो वो सिटीजन्स के लिए बनती है, नागरिकों के लिए बनती। तो यहां पर जो नागरिक नहीं होगा उसे वो आपके पास वो अगर कागज पत्री नहीं है कि आप भारत के नागरिक हैं, तो आप भारत सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ नहीं पा सकते। तो नागरिकता अपने आप में बहुत बहुत जरूरी होता है। और ये अगर समझनी है तो हम रोहिंग्या रिफ्यूजी को देखें, हम यमनीज रिफ्यूजी को देखें, सीरियन रिफ्यूजीज को देखें। पूरी दुनिया में रिफ्यूजी बढ़ रहे हैं। ये जो रिफ्यूजी हैं, इन रिफ्यूजी की स्थिति है कि सिटीजनलेस है, इन्हें नागरिकता नहीं मिली। और नागरिकता न मिलने की वजह से ये बहुत से जो इनके राइट्स हैं वो इनको मिल नहीं पाते हैं। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम यहां पर इनके लेवल पर आ रहा होता है। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि नागरिकता जो है वह एक पहचान है, नागरिकता एक क्या है, दर्जा है। तो सिटीजनशिप को पहले हम लोग एक बार डिफाइन करते हैं और फिर उसके बाद जो है यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो नागरिकता क्या है, आशय, मीनिंग क्या है, नागरिकता का मतलब क्या है। तो मीनिंग क्या है, तो सिटीजनशिप जो है, नागरिकता एक पहचान है, एक दर्जा है। सिटीजनशिप जो है, नागरिकता एक स्टेटस है, एक दर्जा है, एक दर्जा है, यह एक प्रिविलेज है, ये एक विशेषाधिकार है। नागरिकता एक दर्जा है, विशेषाधिकार है, और ऐसा विशेषाधिकार जो आपको यहां पर वह प्रोवाइड करता है, एक ऐसा विशेषाधिकार है, यह विशेषाधिकार है जो आपको यहां पर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जिसके आधार पर आपको मिलता है। यानी यहां पर जो है नागरिक अधिकार, सिविल राइट्स मिलता है आपको और आपको पॉलिटिकल राइट्स मिलता है।
सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स, राजनीतिक अधिकार आपको मिलते हैं, राजनीतिक अधिकार आपको मिलते हैं। तो नागरिक राजनीतिक अधिकार के रूप में यहां पर देखा जाता है। तो ये यहां पर देखा जाता है। हमारे यहां पर नागरिकता कैसी थी? तो हमारे यहां नागरिकता दो रूपों में देखी गई। एक 1950 में जब हमारा जो है संविधान लागू हो रहा था, तो उसी वक्त कुछ लोगों को जो नागरिकता दे दी गई थी संविधान लागू होने के समय। तो एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो सिटीजनशिप था एक वो, और दूसरा 1955 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया और फ्यूचर में जिन्हें भारत का सिटीजनशिप चाहिए होगा उनका क्राइटेरिया वहां पर बता दिया। तो यानी हमारे यहां नागरिकता दो रूपों में दिया गया, संविधान लागू होने के समय कौन नागरिक थे और उसके बाद कौन लोग नागरिक थे। तो पहले हम लोग देखेंगे कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान लागू होने के समय नागरिकता जो है वह कैसे हमारे यहां दी गई थी। हमारे यहां जो नागरिकता थी वह संविधान लागू होने के समय कैसे दी गई? तो ये आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 में बताया गया, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 8 में बताया गया है। हमारे यहां पर जब हमारा देश आजाद हुआ तो देखिए स्थिति क्या थी। स्थिति ये थी कि एक तो जो लोग भारत में रह रहे थे, तो हमारा नियम ये था कि हम उन सभी लोगों को जो भारत में रह रहे थे हम बोल देते कि हमारे नागरिक हैं। ये एक सबसे पॉपुलर तरीका होता है, इसको हम डोमिसाइल कहते हैं, यानी अधिवास के आधार पर नागरिकता दे देना। डोमिसाइल कि आप यहीं पर रह रहे हैं, यहीं पर रहेंगे, आपके पूर्वज भी यहीं पर रहते रहे हैं, इसलिए आप यहां के नागरिक हैं। एक तरीका यह होता है नागरिकता देने का। अब दूसरा लेकिन मुद्दा यह था कि उस वक्त देश का विभाजन हुआ था और कुछ लोग पाकिस्तान में थे और कुछ लोग बांग्ला, वही पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश, ये सभी लोग भारत आना चाहते थे। इनमें बहुत से लोग भारत आ रहे थे। तो ये लोग जो भारत आ रहे थे, क्या इनको नागरिकता दी जाएगी? तो बोला गया हां। उस वक्त एक टाइम लिमिट बताया गया कि अगर इतने समय में जो लोग आ जाएंगे उन सबको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। तो एक डोमिसाइल के ग्राउंड पर सिटीजनशिप दिया गया, एक पाकिस्तान से माइग्रेट करने वालों को नागरिकता दिया गया। तीसरा, अंग्रेजों ने आजादी के पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारतीयों को मजदूर के रूप में लेकर गए थे, पूरी दुनिया में लेकर गए थे वहां पे काम कराने के लिए। जब उन लोगों को यह सुनाई दिया कि देश आजाद हो चुका है, यानी अब वो भी फ्री हो चुके थे, वो भी आजाद हो चुके थे, अब उनके पास यह विकल्प था कि जहां हैं वहीं रहो या अपने रूट, अपने जड़ों की तरफ लौटो। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो दुनिया में अलग अलग हिस्सों में आउटसाइडर थे, वो अब भारत फिर से वापस लौटना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भारत की नागरिकता की मांग की। तो जो भारतीय मूल की, ये लोग इंडियन ओरिजिन थे, इनके पूर्वज भारत के थे लेकिन रह कहीं और रहे थे, तो इंडियन ओरिजिन के लोगों ने फिर भारत आने की कोशिश की। तो ये भी एक ग्राउंड बनाया गया नागरिकता देने का। तो हमारे यहां तीन तरीके से नागरिकता दी गई है। संविधान लागू होने के समय की बात है 1950 की। पहला, डोमिसाइल के बेसिस पर, अधिवास के आधार पर, अधिवास के आधार पर ये आर्टिकल 5 में इस बारे में बताया गया है। पहले तो ये समझिए कि अधिवास का मतलब क्या है, डोमिसाइल का मतलब क्या होता है। डोमिसाइल का मतलब दो होता है, एक होता है इंटेंशनली और दूसरा है परमानेंट, रिसाइड करना। आप परमानेंट रिसाइड करना चाहते हैं और विथ इंटेंशन, अगर ये दोनों चीजें, इंटेंशन और परमानेंसी, ये दोनों चीजें हैं वहां पर रिसाइड करने का, तब आप डोमिसाइल हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब आप एक टूरिस्ट के रूप में आते हैं और 2 महीने बाद चले जाएंगे, न तो आपका इंटेंशन और न ही इसमें परमानेंसी है, तो ऐसे लोगों को डोमिसाइल नहीं माना जाता है। तो जो इरादतन यहां पर रहना चाहता हो, इंटेंशनली यहां रहना चाहता हो और परमानेंट, अस्थाई रूप में रहने की इच्छा, अस्थाई रूप में, इरादतन और अस्थाई रूप में रहने की इच्छा जिनकी है, रिसाइड करने की जो इनकी इच्छा है, वही इंडिया का डोमिसाइल होगा। अब सवाल था कि कैसे पता लगाए कि आपका इंटेंशन है या नहीं है, आप परमानेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह कैसे पता लगाया जाए। तो वहां पर 3 शर्तें बनाई गई। तो यहां पर जो है डोमिसाइल के लिए 3 शर्तें जो हैं, 3 कंडीशन आर्टिकल 5 में बताई गई। आर्टिकल 5 में 3 कंडीशन बताया गया है। पहला कंडीशन देखिए क्या बताया गया है। तो बोला गया है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज डोमिसाइल
इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड डोमिसाइल को इसको एक्सप्लेन किया गया है। क्या किया गया है? हु वॉज बॉर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अगर वह भारत में जन्मा हो, either of whose parents was born in the territory of India, उनके माता पिता में से कोई भारत में जन्मे हो, who has been ordinary resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement, यानी संविधान के commencement 1950 के ठीक 5 साल पहले यानी 1945 से अगर कोई यहां पर वह रह रहा हो, बीच बीच में 2-4 दिनों महीनों के लिए वो बाहर चला गया हो, ठीक है, लेकिन ऑर्डिनरी वो यहां पर रिसाइड करता रहा हो तो वो क्लेम कर सकता है। यानी 3 तरीके हो गए। एक, आपका बर्थ अगर यहां पे 1950 में जिन लोगों का बर्थ इंडिया में हुआ वह नेचुरली उनको यहां का डोमिसाइल मान लिया गया। दूसरा, अगर आपका बर्थ कहीं भी हुआ हो लेकिन अगर आपके पेरेंट्स का कोई भी माता पिता में से किसी का भी यहां पे बर्थ हुआ हो तो, और तीसरा, अगर पिछले लास्ट 5 ईयर से जो है आप यहां रह रहे हैं, रिसाइड कर रहे हैं, तो आप यहां के डोमिसाइल होंगे और आपको हम नागरिकता दे देंगे। तो बड़ी संख्या में पहला तो इन लोगों को दे दिया गया। तो पहला कंडीशन क्या था? वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। दूसरा क्राइटेरिया बनाया गया कि उसके माता या पिता में से कोई, आइदर पेरेंट्स, उसके माता या पिता में से कोई भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, भारतीय राज्य क्षेत्र में जन्मे हो। तीसरा, संविधान लागू होने के ठीक 5 वर्ष पूर्व से भारत का साधारण तौर पर निवासी हो तो उसे यहां का सिटीजनशिप दे दिया जाता। तो पहला तो यहां पे आर्टिकल 5 में ये बोला गया है। दूसरा यहां पर क्या है? पाकिस्तान से जो माइग्रेट करके आए थे उन लोगों के लिए सिटीजनशिप यहां पर दिया गया था। तो यहां पाकिस्तान से भारत प्रवसन करने वालों की नागरिकता, जो लोग यहां पर माइग्रेट किए थे उनके सिटीजनशिप के बारे में यहां पर प्रोविजन किया गया। यह है आर्टिकल 6 में, अनुच्छेद 6 में यहां पर बोला गया है। आर्टिकल 6 क्या बोलता है? कि सिटीजन्स राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये उन लोगों के लिए यहां पर है। ये क्या कहता है कि ये किसको जो है पाकिस्तान से आए हुए किन लोगों को नागरिकता मिलेगी? तो बोला गया ही आर आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, अगर वो भारत के रहे हों, और जुलाई 1948 से पहले, 1948 से पहले अगर वह पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट कर गया तब तो यहां पर उसको हम सिटीजनशिप दे देंगे, अदरवाइज यहां पर सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले जो है जब बोला जा रहा था कि देश कब आजाद होगा तो 1948 पहले जो है डेट डिसाइड किया गया था। 1947 हमारी आजादी का दिन नहीं चुना गया था, 1948। तो यहां पर जो है यह बोला गया था कि 19th डे ऑफ जुलाई, 19 जुलाई 1948 के पहले जो लोग वह भारत से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे हैं, पाकिस्तान से भारत, उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तो आर्टिकल 6 जो है यहां पे कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले जिसने भी माइग्रेट किया हो उनको यहां की नागरिकता दे दी जाएगी। एक तीसरा भी कंडीशन था, कुछ लोगों के साथ अलग ही हुआ। पहला उन्होंने क्या किया कि जब पार्टीशन हो रहा था उसके पहले ही ये सब चीजें चल ही रही थी, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, वो पहले क्या किए कि वो पहले यहां से भारत से पाकिस्तान गए कि चलिए हम पाकिस्तान रहेंगे। पाकिस्तान कुछ दिन रहे, उनको लगा कि यार पाकिस्तान से तो अच्छा भारत था, तो वो फिर से पाकिस्तान से भारत वापस लौट आए। एक हो गया जो सीधे पाकिस्तान से भारत आए, और एक वे थे जो भारत से पाकिस्तान
और फिर जो है वह पाकिस्तान से भारत लौटे थे। ऐसे लोगों के लिए आर्टिकल 7 में प्रोविजन किया गया था। यानी भारत से पाकिस्तान और पुनः पाकिस्तान से भारत प्रवेशन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता, भारत प्रवेशन करने वाले व्यक्ति की नागरिकता। तो ये जो है आर्टिकल 7 में यहां पर बोला गया है। आर्टिकल 7 में क्या बोला गया है? आर्टिकल 7 में देखिए क्या यहां पर दिया गया है। तो यहां पर बोला गया है कि अगर जो है अ पर्सन हु हैज आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ मार्च 1947, 1 मार्च 1947 के बाद माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान, 1 मार्च 1947 के बाद वह भारत से पाकिस्तान चला गया, तो वो भारत का सिटीजन नहीं माना जाएगा। पहला सिंपल लाइन तो यही बोल दिया गया कि अगर आप चले गए यहां से तब आप भारत के नागरिक नहीं। लेकिन अगर फिर से वो वहां से आफ्टर हैविंग सो माइग्रेटेड टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान हैज रिटर्न टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया अंडर अ परमिट ऑफ रिसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न इशूड बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ एनी लॉ, तो 1948 के पहले वह भारत की नागरिकता वह ले सकता है। तो ये यहां पर प्रोविजन किया गया है। या उन लोगों के लिए आर्टिकल 7 है कि 1 मार्च 1947 के बाद ये लोग जो हैं भारत से पाकिस्तान गए और यहां पर जो है फिर ये क्या है 19 जुलाई 1948 के पहले पुनः भारत जो है इन्होंने प्रवेशन कर लिया, इनको तब नागरिकता दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। तो एक तीसरा तरीका ये उस वक्त का था। एक चौथा तरीका था जो इंडिया के आउटसाइड रहते थे। आर्टिकल 8 कहता है भारतीय मूल का कोई व्यक्ति, भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास कर रहा हो, जो भारत के बाहर निवास कर रहा, भारत के बाहर निवास कर रहा, तो इनको जो है भारत की नागरिकता दी जा सकती है आर्टिकल 8 में। भारतीय मूल का कोई व्यक्ति जो भारत के बाहर निवास कर रहा हो, आर्टिकल 8 यानी राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो इनको बोला गया कि आप लोग अगर आना चाहते हो, आपके माँ बाप वह पहले भारत के नागरिक रहे हैं, तो आप यहां पर आ सकते हैं आर्टिकल 8 के थ्रू। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के समय सिटीजनशिप इस तरीके से आर्टिकल 5, 6, 7, 8 के तहत दिया गया था। डोमिसाइल के ग्राउंड पर माइग्रेटेड लोगों को पाकिस्तान से, और तीसरा आउटसाइड इंडिया के जो लोग बाहर इंडियन ओरिजिन रेसाइड करते थे। अब सवाल यह था कि 1950 के बाद भारत का नागरिक कौन होगा। तो इसके लिए एक एक्ट बनाया गया, नागरिकता अधिनियम, सिटीजनशिप एक्ट 1955, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया। यह संसद ने बनाया था पार्लियामेंट द्वारा 1955। तो संसद द्वारा जो है यहां पर यह एक्ट बनाया गया था, और इस एक्ट में बोला गया कि फ्यूचर में जो लोग भी इंडिया का सिटीजनशिप चाहते हैं 5 क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा, यानी 5 आधारों में से किसी आधार पर नागरिकता दी जा सकती है। सवाल था कि ये 5 क्राइटेरिया कौन कौन से थे। पहला क्राइटेरिया था बाय बर्थ, जन्म के आधार पर। बाय बर्थ जो है यहां पर पहले बोला गया। जन्म के आधार पर क्या बोला गया? कहा गया कि कोई भी जो है जिसके पहले 92 तक ये बोला जाता था कि आइदर पेरेंट्स यानी माता पिता में से कोई भी अगर इंडियन सिटीजन है और आपका बर्थ इंडिया में होता है तो बाय बर्थ दो आपको इंडिया का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। लेकिन 2003 में जब अमेंडमेंट हुआ तो ये कंडीशन बना दिया गया है कि अब जो बच्चे आज के समय में जन्म ले रहे हैं, अगर उनके बोथ पेरेंट्स इंडियन नहीं हैं, इंडियन सिटीजन नहीं है,
तो उनका चाइल्ड जो है उसको इंडियन सिटीजन का स्टेटस नहीं मिलेगा। तो यहां जन्म के आधार पर बोला गया है कि माता पिता दोनों भारतीय, माता पिता दोनों भारतीय हो। ये आज के समय की बात चल रही है, पहले नियम अलग थे। तो उन्हें यहां पर नागरिकता दी जाएगी आज 2003 के बाद। दूसरा यहां पर क्राइटेरिया है, तो इसका मतलब क्या है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक के जो का बच्चा होगा तो वो जो है उसको बाय बर्थ इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि बोथ पेरेंट्स जो हैं वो इंडियन सिटीजन नहीं। एक दूसरा तरीका होता है बाय डिसेंट। बाय डिसेंट यानी वंश क्रम के आधार पर, बाय डिसेंट वंश क्रम के आधार पर। तो बाय डिसेंट क्या है यहां पर? वंश क्रम कि इसमें कहता है कि आउटसाइड इंडिया अगर बच्चा जन्म ले, भारत के बाहर जन्मा बच्चा है, वो इंडिया में उसका बर्थ नहीं हुआ है, भारत के बाहर अगर उसका जन्म हुआ हो, भारत में जन्मा हो तो क्लियर फार्मूला है, अगर ये है तो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी। लेकिन अगर भारत के बाहर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो क्या उसे भारत की सिटीजनशिप मिल सकती है? बिल्कुल मिलेगी, अगर उसके आइदर पेरेंट्स, माता पिता में से कोई भारतीय हो। माता पिता में से पहले केवल पिता था, अब जो है यहां पर नियम बदल दिया गया है। पहले जो है केवल 1992 तक 92 तक ये नियम था कि केवल फादर जिसके जो है इंडियन हो उनको ही यहां पर जो है इंडियन सिटीजनशिप मिल सकता था। लेकिन अगर मदर जो है वो भी इंडियन सिटीजन है और आउटसाइड इंडिया बच्चे का जन्म हुआ है और उसे इंडियन सिटीजनशिप चाहिए, तो वो जो है यहां पर बाय डिसेंट यहां पर सिटीजनशिप क्लेम कर सकते हैं। यानी प्रियंका चोपड़ा या यहां पर सानिया मिर्जा, वो जो है बाय डिसेंट वह बच्चे के लिए, क्योंकि ये अभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, तो ये क्लेम कर सकते हैं कि डिसेंट के थ्रू हमारे बच्चे को यहां की नागरिकता दी जाए। तीसरा जो तरीका है वो यहां पर है थ्रू रजिस्ट्रेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा मतलब क्या है? असल में जो लोग जन्म जिन बच्चों का जन्म भारत में हुआ या भारत के बाहर हुआ, चलो ठीक है, उनको तो नागरिकता तुरंत का तुरंत डिसाइड हो जाएगा। लेकिन मैं अमेरिका में रहता हूं, मेरे माता पिता भारतीय थे, पिछले 15 सालों से मैं अमेरिका में रह रहा हूं, तो जन्म की बात ही नहीं है। पहले हो सकता है मैं भारत का नागरिक रहा हूं, लेकिन अब मैं अमेरिका सेटल हो गया हूं और अमेरिका का नागरिक हो गया हूं। तो इनको बोला जाता है पीपल्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये भारतीय मूल के व्यक्ति होते हैं, पीआईओज होते हैं। ये जो पीआईओज हैं जो दुनिया भर में फैले हैं उनका ओरिजिन इंडियन, लेकिन वो वहां के अब सिटीजन हो चुके हैं, यहां के सिटीजन नहीं। अब वो भारत का फिर से सिटीजनशिप चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू रजिस्ट्रेशन करा के वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकते हैं। या कोई भी विमेन जो आउटसाइड इंडिया, जो कोई भी फॉरेनर है और अगर किसी इंडियन से मैरिज करती है, किसी महिला द्वारा भारतीय पुरुष से विवाह किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको नागरिकता वहां पर दे दी जाएगी। जैसे सोनिया गांधी को बाय रजिस्ट्रेशन ही नागरिकता मिली थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि 7 साल आपको भारत में रहना पड़ता है, तब आपको यहां पर यह नागरिकता मिलती है। तो यहां पर जो है इंडियन ओरिजिन पीआईओज को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को, भारतीय मूल के व्यक्तियों को जो है वो इसके थ्रू मिल सकता है। या जो है यहां पर विदेशी महिला, भारतीय पुरुष से विवाहित महिला, भारतीय पुरुष से विवाहित, भारतीय पुरुष से विवाहित विदेशी महिला, तो ये जो है यहां पर देखा जाता है। तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू यहां पर वो आ सकते हैं, ये सिटीजनशिप मिल सकता है। चौथा है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन या देशीयकरण द्वारा या राष्ट्रीयकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा या राष्ट्रीयकरण द्वारा, राष्ट्रीयकरण द्वारा। तो नेचुरलाइजेशन यहां पर इसका क्या मतलब है? बाय नेचुरलाइजेशन, बाय जो है नेचुरलाइजेशन का मतलब है रजिस्ट्रेशन जो आप करवाते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, इसमें तो मान लीजिए आप पीआईओज हैं, आपका कोई लिंक इंडिया से रहा है, मैरिज हुआ है, आपका लिंक इंडिया से रहा है। लेकिन नेचुरलाइजेशन का मतलब जो होता है कि आप बिल्कुल फॉरेनर हो, आपका इंडिया से कहीं किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, न कोई मैरिज के थ्रू है, न तो आपके एंसेस्टर यहां के हैं, कोई कांटेक्ट यहां पर नहीं है। ऐसे में आपको इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए। मान लीजिए ओबामा जी हैं, अब वो ट्रंप साहब जो है अमेरिका में बड़े परेशान हैं, उनको लगता है कि इंडिया का सिटीजनशिप चाहिए,
तो वो किसके थ्रू यहां आ सकते हैं? तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू आ सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपना नेचर बदलना होगा। जहां वो रहते थे वहां से बिल्कुल डिफरेंट नेचर में आ रहे हैं। तो यहां पर बोला जाता है कि अगर कुल मिलाकर 14 वर्षों में आप यहां 12 वर्ष आउट ऑफ 14 ईयर्स, 14 वर्षों में 12 वर्ष अगर आप भारत में रह लिए हैं और 12 वर्ष में भी अंतिम एक वर्ष जो है रेगुलर, अगर यहां पर नियमित रूप में अंतिम एक वर्ष नियमित रूप में आप रह लेते हैं, तो आप जो है इंडिया के सिटीजन कहलाते हैं। ये विदेशी लोगों के लिए है, विदेशियों के लिए, जो टोटल फॉरेनर हैं विदेशियों के लिए यही एक तरीका होता है। तो ये नेचुरलाइजेशन के थ्रू यहां पर सिटीजनशिप पाते हैं। और एक होता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाकलन के द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र समाकलन द्वारा। यानी अगर किसी हिस्से को, क्षेत्र को भारत अभी कब्जे में कर ले, एक्वायर कर ले, जैसे सिक्किम था, हमारा तो नहीं था टेरिटरी, लेकिन सिक्किम को हमने अपने में मिलाया, तो सिक्किम की टेरिटरी, ज्योग्राफिकल टेरिटरी को हमने बनाया कि वहां पे रहने वाले लोगों को भी मिलाया, तो लोगों को भी तो हमें इंक्लूड करना होगा ना, तो हमें ऑटोमेटिक उन सबको अपना सिटीजन मानना होगा। तो अगर किसी भी टेरिटरी को हम एक्वायर कर रहे हैं तो हम वहां रहने वाले लोगों को भी क्या करेंगे, वह अपना सिटीजनशिप दे देंगे। ये 5 ग्राउंड होते हैं। और हमारे जो नेबर कंट्री है, पाकिस्तान हुआ या जो है बांग्लादेश हुआ, चूंकि पार्टीशन के थ्रू ये सब अलग हुए, तो यहां से जो लोग, वैसे दुनिया भर में पीआईओज जहां पे हैं, वो अगर इंडिया का सिटीजनशिप चाहते तो बाई रजिस्ट्रेशन उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान बांग्लादेश के जो लोग हैं, अगर वो भारत में वो क्लेम करना चाहते हैं सिटीजनशिप, तो वो नेचुरलाइजेशन के थ्रू ही कर सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा अदनान सामी का, कि भारत की नागरिकता लेने के लिए 12 साल वो भारत में रहे, 11 साल रैंडमली और 1 साल जो है रेगुलर, तो उन्हें सिटीजन ऑफ इंडिया वहां पर मान लिया गया। तो भारत, और यहां पर आप 12 साल 14 साल रह लीजिए तो भी नागरिकता मिलने की कोई गारंटी नहीं है। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि किसको नागरिकता मिलनी है और किसको नहीं मिलनी है। ये एक क्राइटेरिया है, ये मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी, अगर ये फुलफिल होगा तो ही वहां पर सिटीजनशिप आपको मिल सकती है। तो सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैसा था और आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसा है, ये हमने देखा। अब आते हैं एक तीसरी चीज जो हमें मालूम होनी चाहिए, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। ये जो सिटीजनशिप है, एक स्टेटस है, हमने कहा ये एक प्रिविलेज है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया कि अब ये सिटीजनशिप हमको मिल गया तो हमारा ही है। आपसे कभी भी छीना जा सकता है, नागरिकता की समाप्ति भी हो सकती है। तो सिटीजनशिप जो है, नागरिकता की समाप्ति जो है, वो कैसे यहां पर होती है? नागरिकता की समाप्ति जो है वो यहां पर कैसे होती है, अगर यहां पर देखा जाए, पहला तरीका है आप जो है वॉलंटरी रिनाउंस कर दें अपने जो है सिटीजनशिप को। जैसे मैं हूं और मैंने कहा मैं भारत का नागरिक नहीं हूं, भारत सरकार को हमने बोल दिया, तो हमारी नागरिकता खत्म, मैंने छोड़ दिया, मैंने त्याग दिया। तो पहला जो तरीका है यहां पर कि यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे, अपनी नागरिकता का त्याग कर दे, दूसरा क्या है? तो यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अपनी नागरिकता का त्याग कर दे, एक तो तरीका यह है। दूसरा, आर्टिकल 9 कहता है कि कोई भारतीय नागरिक वह दूसरे देश की अगर नागरिकता अगर वह ले लेता है तो भी उसका सिटीजनशिप क्या है, खत्म हो जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब अगर मैंने अमेरिका का जाकर सिटीजनशिप ले लिया तो भारत की, अगर ये जानकारी में आ गया भारत सरकार के, तो आपकी नागरिकता खत्म। कई बार जानकारी में नहीं आता है तो बहुत से लोग जो है वो भारत सरकार के नागरिक और बाकी दूसरे देश के भी नागरिक हो जाते हैं। ये धोखाधड़ी है और पकड़े जाएंगे तो गिरफ्तारी भी होगी अलग से। तो यहां पर जो है यदि कोई भारतीय नागरिक, यदि कोई भारतीय नागरिक दूसरे देश की नागरिकता, दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी जो है यहां पर भारतीय नागरिकता क्या है, खत्म हो जाएगी।
तीसरा एक और तरीका है, और तीसरा तरीका है कि अगर जो है भारत सरकार ने आपको डिप्राइव्ड कर दिया, डिप्राइव्ड फ्रॉम सिटीजनशिप, यानी भारत सरकार द्वारा अगर जो है आपको छीन ली जाए, भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, सिटीजनशिप से डिप्राइव कर दिया जाए, नागरिकता से वंचित कर दिया जाए, यह भी तरीका होता है। और नागरिकता से वंचित भारत सरकार कब कर सकती है? अगर आप डिसऑनर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। आपने सुना होगा पीडीपी के 2 सांसदों ने लोकसभा में वहां पर जो संविधान था उसकी प्रतियां फाड़ दी थी। अगर वहां पर भारत सरकार चाहे तो सबसे स्ट्रांग एक्शन ले सकती है कि आपका सिटीजनशिप ही खत्म कर दे। ये बहुत सिंपल तरीका है। संविधान का अगर निरादर किसी ने किया तो फिर यहां रहने का कोई मतलब आपका नहीं। तो संविधान का अनादर नहीं होना चाहिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ही सब कुछ पा सकते हैं। तो एक तो तरीका ये। अगर फ्रॉड के थ्रू आपने इंडिया सिटीजनशिप लिया है तो भी डिप्राइव कर दिया जाएगा। गलत तरीके से भारतीय नागरिकता अगर किसी ने ली हुई है तो भी उसकी नागरिकता को खत्म किया जा सकता है। यहां पर अगर वॉर टाइम में आप जो है गलत तरीके से इलीगली आप जो है इनमी कंट्री से वहां के लोगों से कांटेक्ट में है तो आपकी सिटीजनशिप यानी राजद्रोह के में अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के 7 साल तक आप भारत के बाहर चले गए और 7 साल तक कोई सूचना आपकी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो भी माना जाएगा कि अब आप नहीं है और आपकी कोई नागरिकता मतलब नहीं रखती है। तो यह सिटीजनशिप है जहां से प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आते हैं। 1-2 साल पहले तक एक क्वेश्चन मेंस का भी यहां से बनता था, लेकिन फिलहाल अब वो रेलेवेंट नहीं रहा, जिसे आप एनआरसी के रूप में जानते हैं, जिन्हें आप जो है यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के रूप में जानते हैं। तो ये अभी फिलहाल उतना चर्चा में नहीं रहा है, तो इस वजह से ये इतना इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक यहां से नहीं बनता है। तो ये अभी फिलहाल, और प्रीलिम्स में भी बहुत रेयर केस में यहां से क्वेश्चन आते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपके इंफॉर्मेशन के लिए मालूम होना चाहिए। अब जो हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक कल से करना है, हमारे पास 2 बड़े टॉपिक बचे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो हमें पॉलिटी में पढ़ना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में 2 पार्ट में आपकी क्लासेस चलती हैं, एक इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन और एक हो गया गवर्नेंस। गवर्नेंस के टॉपिक अलग हैं और पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक अलग हैं। तो अभी जो हमारे पास टॉपिक बचा हुआ है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो संवैधानिक आयोग है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम भारत का है उसकी दुनिया के अन्य देशों के साथ जो कंपेयर करना है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। बाकी जो प्रेशर ग्रुप आपने देखा होगा सिलेबस में होगा, प्रेशर ग्रुप है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उसमें आरपीए एक्ट है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, ये गवर्नेंस का टॉपिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का टॉपिक नहीं है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम हो गया वहां पर, और इस तरीके के जो टॉपिक हैं वो आपके आ जाएंगे, जो गवर्नेंस का टॉपिक है वहां पर आएगा। सिविल सर्विसेज रिफॉर्म, ये सब जो है, ई गवर्नेंस, ये सारी चीजें जो हैं वो गवर्नेंस में आ जाती हैं, और बाकी का जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा ये सब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हमारे पास 2 मेजर टॉपिक अभी बचे हुए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यहां से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कई बार कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी गवर्नेंस में भी कराया जाता है, मतलब बहुत से मैक्सिमम टीचर जो हैं वो गवर्नेंस में ही कराते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेगुलेटरी बॉडी, कई तरीके की बॉडीज होती हैं उनके बारे में। लेकिन हम लोग इसको पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में ही पढ़ेंगे, जिससे कि जब आपका गवर्नेंस का टॉपिक स्टार्ट होगा तब वो अलग तरीके से वहां पर आप लिंक कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नेंस में क्या है, अप्लाइड चीजें वहां पे पढ़ी जाती हैं कि कैसे पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रहा है। हम तो पढ़ रहे हैं संविधान और कैसे कानून बनते हैं, क्या उनके बीच इक्वेशन है, लेकिन हम जब योजनाएं कैसे बनती हैं, कैसे उनको लागू किया जाता है, सरकारें कैसे काम करती हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीजें गवर्नेंस का पार्ट हो जाती हैं। तो ये चीजें हम लोगों को देखना है। तो कल हम लोग पहला टॉपिक देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इलेक्शन। एक तो हम इलेक्शन का पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे, कैसे इलेक्शन होता है, ये कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, और नॉमिनेशन कैसे होता है, कैसे जो है चुनाव लड़े जाते हैं, ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल, ये जितनी बेसिक चीजें हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में पहला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो भारत के निर्वाचन आयोग की संरचना, शक्तियां, कार्य, भूमिका और उससे रिलेटेड जो डिबेट है मेंस के रिलेटेड,
फिर इसी तरीके से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कमीशन जो हमारे यहाँ पर है उसके बारे में, कैग के बारे में हमें देखना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, वहां से क्वेश्चन आता है उनके बारे में। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनके बारे में भी पढ़ना है। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अभी नया नया बना है, उसके बारे में पढ़ना है। तो कल ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। थैंक यू।